हेलो फ्रेंड्स। आज हम एमपीपीएससी के जो प्रीलिम्स का लेक्चर 4 देखेंगे। उसके अंतर्गत हम क्या कवर करेंगे? उसके अंतर्गत हम कवर करेंगे स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, है ना। स्वतंत्रता जब भारत को मिली उसके बाद भारत का एकीकरण और पुनर्गठन कैसे हुआ वो जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात भारत के एकीकरण में किस किस तत्वों ने सहायक दिया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एक महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया थी। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देश में लगभग 565 से अधिक रियासतें थी, जिनका स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश सरकार के साथ विशेष संबंध था। इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। अब इसमें क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विशेष भूमिका का निर्वहन किया था। कैसे किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वीपी मेनन के साथ पटेल ने रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक तरीके अपनाए, है ना। एकीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है? रियासतों का विलय किया जाता है। ज्यादातर रियासतों ने बिना किसी विरोध के भारत में विलय का निर्णय लिया। जैसे जैसे रियासतों का भारत में विलय होता गया, भारतीय गणराज्य का आकार और स्थिरता बढ़ती गई। परंतु कुछ रियासतें थी जिनको भारत में विलय करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनमें थी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। इनका विलय कैसे हुआ? कुछ रियासतों ने शुरू से ही भारत में शामिल होने का विरोध किया। उदाहरण के लिए जूनागढ़ और हैदराबाद ने स्वतंत्र रहने का प्रयास किया, जबकि जम्मू कश्मीर का मामला जटिल था। इन तीनों रियासतों को अंततः भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, हालांकि कुछ स्थानों पर संघर्ष भी हुआ, है ना। अब रियासतों का पुनर्गठन। एकीकरण के बाद भारत सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया, जिसके बाद प्रशासनिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में राज्यों का प्रबंधन सरल हो गया। इसका परिणाम क्या देख सकते हैं हम? इस एकीकरण की प्रक्रिया के कारण भारत का एक एकीकृत और संप्रभु राष्ट्र के रूप में उभरा। ये एकीकरण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है, जिससे राष्ट्र की राजनीतिक और भौगोलिक एकता को मजबूती मिली। जो सरदार पटेल ने भूमिका निभाई, है ना, रियासतों के एकीकरण में। इसी क्रम में सरदार पटेल की तुलना इटली के काउर, है ना, इटली के काउर और जर्मनी के बिस्मार्क से तुलना की जाती है, क्योंकि वहां भी जो ये लोग थे बिस्मार्क और काउर, इटली के काउर और जर्मनी के बिस्मार्क, इन्होंने भी अपनी कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए इटली और जर्मनी के एकीकरण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, काउर और बिस्मार्क के बारे में। अब आता है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का पुनर्गठन कैसे हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का पुनर्गठन एक महत्वपूर्ण और व्यापक प्रक्रिया थी, जिसने देश के प्रशासनिक ढांचे को स्थिर और संगठित करने में मदद की। भारतीय संविधान के तहत एक संघीय व्यवस्था बनाई गई, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। अब प्रक्रिया देखते हैं। प्रारंभिक पुनर्गठन। स्वतंत्रता के बाद भारत को प्रशासनिक दृष्टिकोण से 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया था। 3 नहीं, 4 में किया गया था। 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया था। कौन कौन सी श्रेणियां थी? ए श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के राज्य, सी श्रेणी के राज्य और डी श्रेणी के राज्य। जो ए श्रेणी के राज्य थे वे राज्य थे जो ब्रिटिश भारत में सीधे नियंत्रण में थे, है ना, जैसे मद्रास, बंगाल, पंजाब आदि। बी श्रेणी के राज्य कौन से थे? ये रियासतें थी जो स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय कर ली गई, जैसे हैदराबाद, भोपाल आदि। सी श्रेणी के राज्य क्या थे? ये वे राज्य थे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा शासित किया जाता था, जैसे त्रिपुरा, मणिपुर आदि। और डी श्रेणी के राज्य क्या थे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे विशेष प्रशासनिक क्षेत्र इसमें शामिल थे। तो 4 श्रेणियों में विभाजित थे। अब आगे क्या होता है? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है। भारतीय राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर करने की मांग बहुत तेजी से उठी। इसकी शुरुआत 1953 में आंध्र प्रदेश के गठन से हुई, जो तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था। 1953 में पोट्टी श्री रामलू, है ना, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ने एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मांग को लेकर अनशन प्रारंभ किया, है ना।
और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने 56 दिनों तक उपवास किया, मतलब 56 दिनों तक अनशन किया और इनकी मृत्यु हो गई, है ना। इस घटना ने पूरे देश में भाषाई राज्यों की मांग को बढ़ा दिया, अर्थात मतलब बहुत तीव्र विरोध होने लगा जनता में कि आप भाषाई राज्यों की मांग पूरी करिए। तो इसी क्रम में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 गठित किया जाता है। 1953 भारत सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहा गया, है ना। इस आयोग का नेतृत्व न्यायमूर्ति फजल अली ने किया और अन्य 2 सदस्य इसके थे, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर इसके सदस्य थे। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की सिफारिश की गई, है ना। अर्थात राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया 1956 में, है ना। ये राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया, है ना, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के नक्शे पर बड़े बदलाव हुए। इस अधिनियम के तहत राज्यों को भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर पुनर्गठित किया गया। इससे पहले की जो श्रेणियां थी ए बी सी डी, जो मैंने बताया था, वो समाप्त कर दी गई और नए राज्यों का गठन किया गया। पुनर्गठन के बाद तो इसमें क्या करा, इसमें 2 तरह से राज्य बनाए गए, एक तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, है ना, केंद्र शासित प्रदेश, है ना, केंद्र शासित प्रदेश। जो देखो मैं भाषाई आधार, इसके पहले भी धर आयोग बना था, है ना, धर आयोग बना था, और एक जेवीपी, है ना, जवाहरलाल नेहरू विश्वामिपट्टा सीतारमैया और मतलब जेवीपी समिति, है ना। इसका नाम मुझे अभी शायद याद नहीं आ रहा है। एक तो जवाहरलाल नेहरू थे, एक पट्टाभी सीतारमैया थे और एक वी से शायद वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। तो ये 3 लोग थे इसमें, और एक धर आयोग बना था, ये भी इसके पहले बना था, और अंत मतलब उसके सबसे बाद में बना था फजल अली आयोग, है ना। अगर इनका क्रम पूछ लिया जाए तो सबसे पहले धर आयोग, फिर जेवीपी, फिर फजल अली आयोग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पुनर्गठन के बाद बने प्रमुख राज्यों में आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसे भाषाई आधार पर गठित किया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बॉम्बे राज्य को विभाजित करके बनाया गया। एक महाराष्ट्र बनाया गया मराठी भाषी और एक गुजरात बनाया गुजराती भाषी। आगे चल के पंजाब और हरियाणा 1966 में पंजाब का विभाजन करके हरियाणा राज्य का गठन किया गया। अब इन सबका परिणाम क्या हुआ राज्यों के पुनर्गठन से? इस पुनर्गठन से भारतीय संघ को अधिक स्थिर और संगठित बनाया गया। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन ने प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा दिया और सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को मजबूत किया। इसके बाद भी भारत में समय समय पर नए राज्यों का गठन होता रहा, जैसे झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना। इन सबका आप डेट कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि झारखंड, उत्तराखंड और तेलंगाना का गठन कब कब हुआ है। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद भारत का पुनर्गठन एक सतत प्रक्रिया रही है, जिससे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मजबूती मिली है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे, अगले वाले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।